नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी की बेचैनी साफ देखी जा रही है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी सीधे सीधे किसी मुद्दे की बात ना करके अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमला बोला है। उन्होंने धारावी परियोजना को लेकर पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी, उस पर लिखा था एक है तो सेफ है। उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले। इसमें से एक पर उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी और दूसरे पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यही है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी इस तरह की हरकतों से जीत हासिल कर पाएंगे और बाकी सारे मुद्दों को छोड़कर इस नारे के पीछे कांग्रेस पार्टी क्यों पड़ी हुई है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। इस नारे के पीछे ऐसा क्या है, सारी की सारी पार्टियां इसी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि इस नारे ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदल के रख दिया है। अब तक ये लोग क्या करते थे, एक है तो सेफ है का नारा देते थे, लेकिन अंदर अंदर से देते थे और मौलानाओं को पत्र लिखकर ये प्रचारित करवाते थे कि देखो तुम लोग एक रहोगे तो सेफ ही नहीं रहोगे, हिंदुस्तान में वर्चस्व में रहोगे। और यही एकता इसकी जो थी वो हिंदुस्तान के टुकड़े का कारण भी बने। ये इनकी एकता आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान बटे हुए हिंदुस्तान में रहा। जब आजादी मिल रही थी उस समय भी हिंदुस्तान एकजुट था। और इसमें यही जो राहुल गांधी आजकल चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरते हैं कि देखो भाई, हमारे आजादी के समय में हमारी भूमिका यानी कि कांग्रेस की भूमिका, जो अंग्रेज के बनाए हुए संगठन थे, एओएम ने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, और उस कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही आजादी में। लेकिन आजादी में एक और भूमिका कांग्रेस की रही, भारत का विभाजन। क्योंकि उस समय एक है तो सेफ है नारा हिंदुओं के लिए नहीं दिया गया था। उस समय यह नहीं कहा गया था कि बटोगे तो कटोगे, बल्कि यह नारा मुसलमानों का था। मुसलमानों का नारा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये 2 पार्टियों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। 1947 से पहले जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने अपने आप को बता दिया कि हम केवल मुसलमानों के पार्टी हैं, हमारी एकजुटता है, मुस्लिम लीग ने केवल मुस्लिम लीडर को अपने साथ रखा और उसने साफ कह दिया कि हमारी मांग है भाई पाकिस्तान लेना, एक अलग देश बनाना जिसमें मुसलमान रहेगा। लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी बनी हुई थी। उस समय भी ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का बोझ अपने ऊपर लेके और हिंदुओं को कंफ्यूज करती रही। हिंदू संगठित होकर किसी पार्टी के साथ नहीं जा पाए क्योंकि ये कांग्रेस ने उन लोगों को कंफ्यूज कर दिया था। इसके बड़े बड़े नेता चेहरे, महात्मा गांधी जैसे, यहां तक कि सरदार पटेल भी इनके साथ थे, ये जवाहरलाल नेहरू, और उसमें ये मौलाना आजाद जैसे नेताओं को भी शामिल कर लिया गया। पोस्टर बड़े बड़े लगते थे, उसमें एक मौलाना आजाद टोपी पहने दाढ़ी बढ़ाए दिखाई पड़ता था और सेकुलरिज्म का ढोंग चल रहा था उस समय, जिससे इसके साथ जो खड़े थे कंफ्यूज होकर, कंफ्यूजन इस बात की थी कि कांग्रेस ही हमें आजाद करवा सकती है, और उस कंफ्यूजन में करोड़ों हिंदू इनके साथ जुड़े और वो कंफ्यूज हो गए इस बात को लेकर कि देखो भाई, अगर कांग्रेस के इन लोगों की विचारधारा के अनुसार नहीं चलोगे तो हम आजाद नहीं हो पाएंगे। और उसी कंफ्यूजन ने एक और देश बना दिया, पाकिस्तान। अब कांग्रेस जब हिंदुओं की पार्टी होती और हिंदुओं को संगठित करती तो क्या जिन्ना की औकात थी कि वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाता, वो डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए कहता मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान तो उसके साथ थे। और क्या जिन्ना की इतनी हिम्मत थी कि वो पाकिस्तान की डिमांड जो कर रहा था, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र उसके अंदर में तो आते थे, लेकिन उसके बाहर यानी उत्तर प्रदेश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान, केरल का मुसलमान या आंध्र प्रदेश का मुसलमान, जो अभी के वर्तमान स्थिति है, उस समय प्रेसिडेंसी अलग थी। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या फिर ये सेंट्रल प्रोविंस
ये सारे नाम थे। लेकिन अभी के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यहां के मुसलमान क्या जिन्ना के साथ खड़ा होता? क्या उसे नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश का 2-4 जिला पाकिस्तान में तो आएगा नहीं, केरल का डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में तो आएगा नहीं, पाकिस्तान तो जिन क्षेत्रों की मांग की जा रही है वहीं तक सीमित रहेगा। और न ही ये सोचकर बैठा हुआ था कि हम सब उठकर पाकिस्तान में चले जाएंगे, गया भी नहीं। तो जिन्ना की हिम्मत इसलिए बढ़ी क्योंकि हिंदू बटा हुआ था और मुसलमान एकजुट था। उसने मुसलमानों को एकजुट करके नारेबाजी ही नहीं की, दंगे करवाए, सड़कों पर दंगे करवाए। डायरेक्ट एक्शन का मतलब यह नहीं था कि हम प्रदर्शन के लिए निकलेंगे। डायरेक्ट एक्शन का यह मतलब था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर हिंदुओं को काटो, मारो, भगाओ। बड़े बड़े दंगे हुए और उसके बाद झुकना पड़ा ये सरकारों को। कांग्रेस की जल्दीबाजी थी कि हम किसी तरह सत्ता पर कब्जा कर ले, इसके लिए बंटवारा करवा दिया। ये इन लोगों की पॉलिसी है जो कांग्रेस और राहुल गांधी की बात करता है कि एक है तो सेफ है, ये मुसलमानों के कानों में जाकर कहता है और हिंदुओं को कहेगा कि तुम बटे हुए रहो, तुम्हारे लिए 75 मुद्दे हैं। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में मुसलमानों के लिए और कोई मुद्दा नहीं बचा? क्या मुसलमान ये नहीं चाहता कि उसका डेवलपमेंट हो? मुसलमान ये चाहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे जो घर मिला है उसके एहसान के बदले हम भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दें? क्या लाडली लड़की बहने योजना जो वहां चल रही है, 1500 रुपया मिल रहा है, मुसलमान परिवारों से जाकर कोई पूछता है मिल रहा है तुम्हारे घर में? उसके घर में तो 4-4, 5-5 लोगों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कोई सरकार कर लेगी, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, हम तो शरद पवार को वोट देंगे, या उनके साथ खड़े हुए ये सो कॉल्ड सेकुलर उद्धव ठाकरे को वोट देंगे, अघाड़ी को वोट देंगे हम। क्यों? क्योंकि वो एक है, उसके लिए और कोई मुद्दा नहीं है। उसके लिए मुद्दा एक ही है, धर्म का। और हिंदुओं के लिए मुद्दा 100 है। अगर सरकार काम कर रही है तो उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम क्यों नहीं कर रही है? अगर सरकार ने एक सड़क बनाई तो उसके बगल वाली सड़क क्यों नहीं बनवाई? अगर नेशनल हाईवे किसी एरिया से गुजरा तो दूसरे एरिया से क्यों नहीं गुजरा? अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है, उसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, दूसरी जगह उसके लिए व्यवस्था की जा रही है, तो तोड़ा क्यों जा रहा है? वहीं पर उसे क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? जो काम करता है उसके खिलाफ 1000 आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां के हिंदुओं का मुद्दा क्या है? महाराष्ट्र में कोई 4 नेता चलाएगा, कहेगा मराठाओं को कोटा मिलना चाहिए, ओबीसी का उन लोगों को आएगा, दूसरे लोग कहेंगे प्याज का एक्सपोर्ट क्यों बंद कर दिया, इससे 4 दिन की समस्या हो गई तो 5 साल की सरकार हम बदल देंगे, आगे 5 साल उन लोगों के हाथ में दे देंगे जो हमेशा इन लोगों के प्याज का एक्सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, प्याज खाने लायक नहीं रहेगा, प्याज इसे रुलाएगा। लेकिन हिंदुओं के पास 75 मुद्दे ये भटकाव के लिए कर देता है और राहुल गांधी इसी का फायदा अभी तक उठाता रहा, राहुल गांधी की पार्टी भी उठाती रही। लेकिन इस बीच जो एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ये 2 नारे जो चले उसके कारण इन लोगों के अंदर खलबली मच गई। लगने लगा कि हिंदू 70% प्लस हिंदू, जो कि 30% इसलिए कहते हैं कि अभी भी हिंदुओं में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, वो मुद्दों पर दिग्भ्रमित हो जाते हैं। वो नहीं सोचते कि सरकार और सत्ता के समर्थन के बिना धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अब तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी फेक है। ये राहुल गांधी फेक है। राहुल गांधी को तो बालक बुद्धि से महामूर्ख तक की उपाधि मिल गई। राहुल गांधी की एक ही उपलब्धि है कि वो हिंदुओं के लिए जयचंद की तरह है। जयचंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने बाहर से जनेऊ दिखाना शुरू कर दिया, अंदर कोई झांक के नहीं देख रहा, अंदर झांक के देखेगा तो इसके अंदर ये इस्लाम और ईसाईयत, यही दोनों के सारे जो विचारधारा है वही दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाहर से तो हिंदू है, तो इसलिए हिंदुओं के अंदर ये विश्वासघात करने वाले लोग हैं, इसलिए ये जयचंद की भूमिका में है। अभी भी ये मानने के तैयार नहीं है कि जितने मौलाना मौलवी हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में सड़क पर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, खुलेआम मुसलमानों को एकजुट कर रहा है कि नहीं नहीं सब मिलजुल कर इंडी अलायंस को वोट दो, चाहे अघाड़ी की तरफ रहे या फिर कांग्रेस और जेएमएम की तरफ रहे। तो ये सारे लोग जो नहीं करेगा उसका बहिष्कार कर दिया, उसका बहिष्कार कर देगा, उसके खिलाफ फतवा जारी कर देगा, उसका हुक्का पानी बंद कर देगा। ये सारे लोग कर रहे हैं। कितने हिंदू धर्म के ये जो रिलीजियस पर्सनालिटी है, चाहे धर्माचार्य हो कोई भी,
शंकराचार्य हो, सारे शक्तिपीठ के हो या महंत हो, ये कितने लोग हैं जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 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 ये बोल रहे हैं कि देखो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, नहीं तो हिंदुओं के लिए वही स्थिति हो जाएगी जो 2014 के पहले तुम्हारे साथ हुआ करती थी। ये कोई नहीं खड़ा होकर कह रहा है, लेकिन सारे मौलाना मौलवी बाहर आकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाओ तभी तुम सुरक्षित रहोगे। और राहुल गांधी की तिजोरी से निकला क्या? अडानी सेफ है। अडानी कैसे सेफ है? धारावी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये आज से नहीं, ये हम लोग क्या, हमसे ऊपर की पीढ़ी के लोग भी जब बच्चे थे तभी से धारावी एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, लेकिन उसके पुनर्निर्माण के लिए टेंडर निकाले गए, ग्लोबल टेंडर था और उसमें अडानी ने जीता। आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हो? तुम्हारे पास तो वकीलों की फौज बड़ी हुई है। फिर से कहो कपिल सिब्बल को, प्रशांत भूषण को, ये सिंघवी जैसे लोगों को कि जाके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करो कि नहीं अडानी को जो टेंडर दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया। ये 250 एकड़ में फैले हुए जगह पर अगर 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, जिसमें अगर मान लेते हैं 15,000 20,000 लोग जो रह रहे हैं या फिर जो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, सब मिलाकर उन लोगों के लिए एक व्यवस्था कर दी जाएगी अल्टरनेटिव, तो इसमें वो इतना बड़ा एरिया डेवलप होगा तो उसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप अगर अडानी को 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए राजस्थान में, इसी के अशोक गहलोत की सरकार वहां पर टेंडर देता है, तो अडानी इनके जेब में नहीं है। अगर तेलंगाना में जाकर रेवंत रेड्डी के साथ फोटो, ये जो मोदी के साथ फोटो खिंचवाए, उसी जगह पर अगर रेवंत रेड्डी और अडानी का फोटो एक लगा देते कि अभी 100 करोड़ का चेक दे के आए हैं अडानी, और इन चीजों के लिए झारखंड में तुम्हारी सरकार, तो झारखंड के पावर सेक्टर में अडानी ही घुसा हुआ है। तो अडानी एक बिजनेसमैन है और आप पूरे बिजनेस मॉडल को अगर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग लोगों को टारगेट करके, तो कम से कम अपने इतिहास को देख लोगे तुम किस कंफ्यूजन में हो। तुम्हारी सरकारें ही सबसे ज्यादा समय तक रही है और उन सरकारों में तुम दिग्भ्रमित रहे, कभी नेशनलिस्ट, कभी कैपिटलिस्ट और कभी ये जो सोशलिस्ट बनने की कोशिश करते रहे। और जब सारा फेल हो गया तो फिर ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का आइडिया लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाए और फिर तुम्हारे ही कारण ये सारी व्यवस्थाएं थोड़ी जो बदली, उसको बेहतर तरीके से लागू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, कुछ नए आइडिया के साथ लागू की है। अब तुम्हें बेचैनी किस बात की है? बेचैनी एक ही बात की है, हिंदू इकट्ठा हो रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए इसकी समस्या यही है कि झारखंड में एफआईआर दर्ज करवाए, झारखंड में छापेमारी करवाए, चुनाव आयोग से शिकायत करवाए, महाराष्ट्र में जाकर मौलानाओं को इकट्ठा करने के लिए हिंदुओं को डराए धमकाए परेशान करे और जो बचे हुए इन लोगों के कैडर है उसको कंफ्यूज करके रखे ताकि किसी तरह से कुर्सी मिल जाए, उसके बाद इस मौलानाओं के गोद में बैठ जाए। लेकिन यह सफल होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने तिजोरी खोला और तिजोरी खोलते कम से कम इसके तिजोरी में मोदी की फोटो तो है, अडानी के साथ ही सही। ये तो तय है कि राहुल गांधी सपने में भी मोदी मोदी ही सोचता होगा, क्योंकि मोदी की फोटो ही निकला तिजोरी से धारावीबाद में। और मोदी के एक है तो सेफ है के नारे के साथ ही तुम आए, भले ही उसको तोड़ने जोड़ने की कोशिश करते रहे। मतलब जिस तरीके से फटा पोस्टर निकला, हीरो की बात है, वहां से पोस्टर फटा और हीरो के तौर पर मोदी बाहर निकले और इसलिए लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि कौन है राहुल गांधी की टीम के लोग जो अंतिम दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने पर भी प्रचार किसका करवाया? राहुल गांधी का नहीं, मोदी का प्रचार करवा दिया। मोदी मोदी हो रहा है और हिंदुओं के बीच ये संदेश जा रहा है कि देखो भाई, एक है तो सेफ है। जो बात चली है अभी, उसके कारण जब राहुल परेशान है, अखिलेश परेशान है, उद्धव परेशान है और हेमंत सोरेन परेशान है, तो इसका मतलब है कि ये नारा नहीं बल्कि विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ हमें जुड़कर रहना पड़ेगा। और कुछ समय और अगर जुड़ लिए तो फिर इन लोगों की सारी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति
उसी तिजोरी में बंद हो जाएगी, उससे बाहर निकल नहीं पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो जिस तरह के हालात महाराष्ट्र और झारखंड में दिख रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी परेशान है। राहुल गांधी अलग अलग तरकीबों से जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार राहुल गांधी की वही पुरानी कैसेट अडानी, अंबानी और पीएम मोदी को सुनकर जनता भी ऊब चुकी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिसको बीजेपी के खिलाफ वो उठा सके। चर्चा तो ये भी हो रही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब होती दिख रही है। अपनी साख बचा पाना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।